गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सब लोग सेफ़ हैं और सुरक्षित हैं। आज हम लोग स्पेशल स्टूडेंट्स की डिमांड पर कई स्टूडेंट्स ने ई वे बिल के बारे में कहा कि सर ई वे बिल के बारे में एक वीडियो बना के भेजिए। तो आज मैं वैसे ये यूनिट 2 का टॉपिक है आपका, जो कि मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, बट देन ऑल्सो मैं एक बार फिर से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बार आपको ई वे बिल दोबारा समझाना चाहूँगा। तो आप इसको देखिए और समझिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीएसटी में, जो कि शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ ई वे बिल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वे बिल कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आईटीटी को रिप्लेस किया, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के कई सारे पुराने टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल कहा गया। उसके थ्रू ई वे बिल के भारत में स्थापना हुई कि कैसे ई वे बिल आया। इस स्लाइड में, इस पीपीटी में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ एन ई वे बिल। ये ई वे बिल है क्या? ई से आपको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक, ई कॉमर्स, ठीक है ना, ई पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक। जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिल जनरेट हो रहा है जीएसटी के काम में, मूवमेंट के काम में, गुड्स एंड सर्विसेज के, तो उसके लिए ई वे बिल लॉन्च हुआ। अब ये होता क्या है? ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, जैसे मैंने आपको बताया, किसके लिए? गुड्स के मूवमेंट के लिए, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र करना है, मूव करना है, तो उस केस में ई वे बिल जनरेट होता है। और वो जनरेट कैसे होता है, उसके लिए ई वे बिल पोर्टल बना हुआ है। जब आप ई वे बिल पोर्टल खोलेंगे, उसमें अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, तब आप ई वे बिल के एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएंगे और उस केस में ई वे बिल जनरेट होगा। कैसे होगा, नेक्स्ट पॉइंट में बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन ₹50,000। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप ई वे बिल का जिक्र करेंगे तो ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई वे बिल के लिए, कि जब भी 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू वाला सामान होगा तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा का गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो बिना ई वे बिल के सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। रजिस्टर्ड पर्सन वो शख्स, कोई भी जो ई वे बिल को ई वे बिल पोर्टल से रजिस्टर अपने आप को करवाता है। 50,000 से ज़्यादा का सामान अगर वैल्यू हो गई, तो उस केस में आप बिना रजिस्ट्रेशन के ई वे बिल में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ऑथराइज नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ई वे बिल कैन ऑल्सो भी जनरेटेड SMS के थ्रू। आप उसको जनरेट भी कर सकते हैं और आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि ई वे बिल जब आप जनरेट करते हैं तो आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर मिलता है, एक यूनिक EBN नंबर मिलता है, जो अलॉटेड होता है, एलोकेट किया जाता है। और ये किस किस को मिलता है? 3 शख्स को मिलता है, 3 पार्टीज़ को मिलता है। पहली पार्टी सप्लायर। सप्लायर वो शख्स जो सामान दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। रिसिपेंट वो इंसान जिसको सामान मिल रहा है। और ट्रांसपोर्टर वो मिडिलमैन जो कि सप्लायर का सामान आपको पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इन तीनों को ही ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है और इन तीनों को ई वे बिल अवेलेबल कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि ई वे बिल कब इशू किया जाता है। तो ई वे बिल तब उन किसी भी केस में इशू किया जाएगा जब मैंने आपको बताया 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू होगी गुड्स की, तो उस केस में आपको ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, तभी आप गुड्स को मूव कर पाएंगे, उसका मूवमेंट कर पाएंगे। सप्लाई की बात करें कि गुड्स की सप्लाई को इन 3 पॉइंट्स में समझाया गया। पहला, फॉर रीज़न अदर देन सप्लाई, यानी कि रिटर्न। इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब जब आप गुड्स, सर्विस या दोनों की सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि वो शख्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वे पोर्टल में। तीसरा, इस पर्पज़ के लिए, इसको समझाने के लिए सप्लाई को इन पॉइंट्स में समझाया गया है। हम वो पॉइंट समझते हैं कि सप्लाई को और डिटेल में कि क्या सप्लाई होती है इस ई वे बिल के अकॉर्डिंग। सबसे पहला ए पॉइंट, अ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन पेमेंट, जो कि बिजनेस से रिलेटेड कोर्स में हो, यानी कि अगर टेक्सटाइल का बिजनेस है तो कपड़े या कपड़े से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल या गुड्स की सप्लाई हो रही है, उस बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ की सप्लाई होनी चाहिए या पेमेंट होना चाहिए, जो कि उस बिज़नेस से रिलेटेड ना भी हो, ठीक है ना, विच मे नॉट बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो भी चल होगा। नेक्स्ट, अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट पेमेंट। इन सिंपलर टर्म्स द टर्म सप्लाई यूजुअली मीन्स बिना पेमेंट के, यानी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। यहाँ विदाउट पेमेंट को भी कंसिडर किया जा रहा है, यानी कि अलग सेंस में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, गुड्स की सेल, पेमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र की बात हो रही है, इधर से उधर ट्रांसफ़र करना। बार्टर एक्सचेंज, आपको पता है एक एक्सचेंज करना। पुराने टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था व्हेन देयर वाज नो मनी, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज के टर्म्स में बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मनी के टर्म्स में जब हम गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे, पेमेंट एक से दूसरे को। नेक्स्ट, देयरफॉर ई वे बिल मस्ट बी जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसीलिए ई वे बिल की ज़रूरत पड़ी कि आपको
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए ये जानना कि ई वे बिल इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक कॉमन पोर्टल बना हुआ है जिसके थ्रू इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने आप को रजिस्टर करा के ई वे बिल लेके 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब आपका ई वे बिल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब? फर्स्ट पॉइंट, जब ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सामान जिस तरीके से जिस मोड से प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो नॉन मोटर व्हीकल है, मतलब एक मोटर व्हीकल नहीं है। मोटर यानी कि बाय एक पर्टिकुलर रोड के थ्रू नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली नोन एज व्हीकल। सेकेंड, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है पोर्ट में, एयरपोर्ट में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, लैंड कस्टम स्टेशंस होते हैं, जितने भी कस्टम वाले स्टेशंस की बात हो रही है, जितने भी पोर्ट्स की बात हो रही है, उसी के रेफरेंस में एक शब्द बोला गया है इनलैंड कंटेनर डिपो, आईसीडी या सीएफएस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। ये सब वो एरियाज़ हो सकते हैं, वो ड्राई स्टेशंस कह सकते हैं, ड्राई पोर्ट्स कह सकते हैं, जहाँ पर सामान, ऐसा सामान जो कि आपको कंटेन करना है, कंटेनमेंट जो कि आप पे कंटेन करने वाले सामान होते हैं, उन सामानों को यहाँ पे रखा जाता है, उसको कस्टम के द्वारा क्लियर किया जाता है। उस केस में भी ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, स्पेसिफाइड गुड्स, जीएसटी के तहत कुछ गुड्स को स्पेसिफाई किया गया जीएसटी लिस्ट में, उन स्पेसिफाइड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नोट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पार्ट बी ऑफ ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। जो ई वे बिल का पार्ट बी है वो रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब कंसाइनर और कंसाइनी, सामान देने वाला और सामान लेने वाला जो है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का एरिया यानी कि जो सामान पहुंचाने का एरिया है वो 10 किलोमीटर से कम के दायरे में आता है और सेम राज्य में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेम स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश को लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने लिया लखनऊ में हमने 2 एरिया लिए। फॉर एग्जांपल एक एरिया के 2 पार्ट्स लिए। फॉर एग्जांपल हमने लिया भूतनाथ एंड भूतनाथ से हमें सामान पहुंचाना है चिन्हट। तो भूतनाथ से जो चिन्हट का एरिया का डिस्टेंस है वो नियर अबाउट आपका 8 किलोमीटर पड़ता है, 7 to 8 किलोमीटर। तो ये विद इन 10 किलोमीटर के रेंज में आ गया और सेम सिटी में आ गया, तो भी इसका क्या कहते हैं, उस केस में ई वे बिल की हमें ज़रूरत पार्ट बी की नहीं होगी। ये स्पेशल नोटिस का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु जनरेट एन ई वे बिल, हु शुड जनरेट एन ई वे बिल। ऐसा तो है नहीं कि किसी का मन हुआ जनरेट कर दिया। ई वे बिल इन कंडीशंस में ऐसे जनरेट होता है। सबसे पहला, रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन जिसने ई वे बिल में अपने आप को पोर्टल में रजिस्टर कराया हुआ है। कब? जब गुड्स की मूवमेंट 50,000 की वैल्यू से अलग ही करानी है तो रजिस्टर्ड पर्सन अपने आप को रजिस्टर करा के इसे जनरेट कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी जनरेट कर सकता है, वो रिसिपर भी कर सकता है, वो सप्लायर भी कर सकता है। ठीक है। और अगर एक से कम 50,000 से कम की वैल्यू है तो उस केस में आपको पता ही आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो पर्सन जिसने अभी तक ई वे बिल में जिसको ज़रूर अपने आप को जनरेट करवाना है। हाउएवर, अगर सप्लाई की है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि ऐसा पर्सन जिसने अपना कभी तक रजिस्टर नहीं कराया है लेकिन उसने सामान दिया एक ऐसे शख्स को जो कि रजिस्टर है ई वे पोर्टल में, तो इन दैट केस क्या होगा, रिसीवर जो होगा वो इंश्योर करेगा कि सारी जो भी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हुई हैं, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सामान दिया है या गुड्स दिए हैं वो सारे नियम कानून को फुलफिल करके दिए हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टर, कोई भी ट्रांसपोर्टर हो सकता है जो कि गुड्स को बाय रोड, रेलवे के थ्रू, एयर के थ्रू आ रहा है, उसको ई वे बिल जनरेट करना। ई वे बिल इफ़ द सप्लायर हैज़ नॉट जनरेटेड एन ई वे बिल, उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इन कंडीशंस के बेस पे, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो या ट्रांसपोर्टर हो, इस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है इन तरीक़ों से, इन लोगों को। नेक्स्ट, कितनी वैलिडिटी होती है, यानी कि एक ड्यूरेशन होता है ई वे बिल का, वो क्या होता है। ई वे बिल जो होता है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जो आपके एक बॉक्स बना हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए होता है। पहला, अगर 100 किलोमीटर से कम है तो 1 दिन के लिए वैलिड होता है, और अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो एडिशनल, तो जितना एडिशनल है फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, यानी 100 के अबव और जितना भी 100 के अकॉर्डिंग होगा दिन बढ़ता जाएगा। सही, 200 है तो 1 दिन प्लस 1 दिन और 2, 350 है तो 1 दिन और प्लस आधा हो गया तो वो और उसके अंडर में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग एडिशनल 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा किलोमीटर उसको कैलकुलेट करके ई वे बिल की वैलिडिटी निकाली जाएगी।
नेक्स्ट है कि क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको ई वे बिल में जनरेट करवाना है, तो ई वे बिल को प्रोड्यूस करना है। तो कोई भी बिल ऑफ सप्लाई, चालान या इनवॉइस, जो भी गुड्स के कंसर्न जो आपको डिलीवरी करवानी है उससे रिलेटेड जो भी इनवॉइस हो वो लग जाएगा। जिस भी ट्रांसपोर्टर का आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टर यूज़ कर रहे हैं, उसकी आपको एक आईडी या जो गाड़ी का नंबर होगा वो, जो भी एयर, रेल या शिप के थ्रू करा रहे हैं उससे रिलेटेड हो। तो बेसिकली वही सेकंड पॉइंट को थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया है कि किस डेट का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। क्यों ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है? ई वे बिल की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि जीएसटी लॉ को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ को ध्यान में रखते हुए कि कितना सामान आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सामान का नेचर क्या है, कि क्या वो भारत से रिलेटेड है, क्या उसका पूरा टैक्स में वो जो सामान आ रहा है उससे रिलेटेड टैक्स फुलफिल हुआ है, टैक्स की चोरी तो नहीं की है, इवेजन तो नहीं हुआ है, आपने टैक्स के नॉर्म्स को पूरा किया है, इसलिए ई वे बिल आता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक है तो ट्रांसपेरेंसी पूरी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू पता चल जाता है कि प्रॉपर टैक्स कलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि किसी ने टैक्स की चोरी तो नहीं कर दी है या गलत तरीके से सामान की सप्लाई तो नहीं कर दी है। नेक्स्ट, इन्फोर्समेंट किन तरीक़ों से ये लागू होता है? सबसे पहले RFID रीडर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है RFID रीडर, जो कि आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। RFID रीडर्स का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर। ये एक डिवाइस है, यहाँ पे रीडर का मतलब कोई रीड करने वाला शख्स नहीं है, ये एक डिवाइस होता है जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसके लिए RFID का टैग लगा होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे। जब वो टैग लगा होता है आपके ऑब्जेक्ट में तो उससे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो आपको सप्लाई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन उस RFID रीडर की एक रेंज होती है जो कि 3 से 300 फीट तक होती है रीड करने की, और उसके अकॉर्डिंग हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो उसको इंस्टॉल करके वेरिफिकेशन करने के में काम आता है। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी होता है, तो प्रॉपर ऑफिसर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो उसको फ़िज़िकल उसको पूरा वेरीफाई करके चेक करके ऑथराइज़ करता है। और तीसरा, ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करना, कन्विंस का, सारी चीज़ें देखना, अप्रूवल लेना कमिश्नर से, ऑथराइज़ करना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्फोर्स किया जाता है। ये सारे फॉर्म्स हैं GST EWB 01, 2, 3, 4, 5। उसके बाद ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि ये डिस्क्रिप्शन है, इन चीज़ों में ये चीज़ें होनी चाहिए। इस तरीक़ों से आपका फॉर्म्स भर के आप अपना आपको रजिस्टर करा सकते हैं और ये सारी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन होनी चाहिए। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक इन्होंने दिया है फॉर्म GST EWB 01। कैसे दिया है? पार्ट्स में इन्होंने बांटा है इसको। पार्ट ए, जिसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए वो, पार्ट बी गाड़ी का नंबर, और ट्रांसपोर्टेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड रीज़न, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो दी जाती हैं। देखिए, दो चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि पिन कोड होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, इसलिए पिन कोड इज़ वेरी एसेंशियल। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि इन केस कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, तो उसके थ्रू आप उसे ट्रेस कर सकें और प्रूव कर सकें। गुड्स का रिसिप्ट नंबर, या अगर रेलवे का तो उसका रिसिप्ट नंबर, एयर के थ्रू जा रहे हैं तो एयर का बिल नंबर, या शिप का है तो बिल ऑफ लीडिंग, जो भी आपका है, ये सारी डिटेल्स आपको होनी चाहिए। और इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि इस तरीके से आपको ई वे बिल का यूज़ होता है। आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ ई वे बिल के बारे में पता चला होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में या कॉन्टैक्ट करके अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ